लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कहनियों के बल ऊंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक अंगुली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे सियाह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, सियाह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी, और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफेद, साफ और चकनासा। वो इसी मग्न अंदाज में स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए टच पैड पर अंगुली फेर रही थी। एक कलक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहर्रिक अंगुली रख गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में जरा तफक्कर अभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लॉडिंग। अगले सफ़े के लॉड होने के इंतज़ार करते हुए इसी मुत्तरिब अंदाज में उसने अंगुली से चेहरे की दाएं तरफ से फिसलती लटें पीछे कीं। चंद सेकंड में सफ़ा लॉड हो गया। 2 बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लटें फंसलकर फिर चेहरे के सामने आ गईं। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं, लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारा बेलम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके ज़हन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। इसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुक़द्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा अर्त्याश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शोखी से चहकी। कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रखी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपने बालों की लट को अंगुली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूं। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो, मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूं। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बेड क्राउन से टेक लगाकर कहा। फिर उसने टेक लगाकर पांव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाजों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, अरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यही तक है। अब कान खोलकर सुनो तुम। वो आरियस एक्सचेंज प्रोग्राम हो है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था। कैन यू बिलीव इट ज़ारा? यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा, जहां 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था ना, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने सबांची को नीट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर वो फिर से बोली थी। बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सबांची की लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। उधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर हंगामा करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेते। इस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गरे हुए थे। अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थीं। शायद उसका वहम था। वो सिर झटक कर फोन की तरफ मतवजा हो गई। आबा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सिर ढकने पर मजबूर नहीं किया। ठीक गाड़ी माँ अरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अबू ताया फिरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी।
परमिशन का तो कोई मसला नहीं है, अबा अकेले जाने की इजाज़त न देते, मगर तुर्की में सीन कुछ और ही हैं, तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर बड़ा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दिलावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और अर्म लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं। खानदान की पहली शादी है ना, सो के अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सूती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद उसने फ़ोन तकिया पर अछाल दिया। फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पांव चलते लाउंज से किचन में आई। येलो कमीज और खुले ट्राउज़र में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रखी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गईं। उसने आगे बढ़कर फरीज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झकी। झटके से बाल फसलकर सामने आ गए। हया ने नरमी से उनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रेक से गिलास उठाया और पानी गिलास में अंडेलने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी, बोतल वहीं रखकर आगे आई। वो सफ़ेद आध खुले गुलाबों का बुके था, साथ एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धरे से पास लाकर आंखें मूंधे उसको सौंघा। दिलफरेब ताजगी भरी महक इसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों, जाने कौन यहाँ रख गया। इसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उसके पते वाली जगह पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं लिखा था, बस कोरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर एक रोज़ कब्ल की तारीख लिखी हुई थी। उसको तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। उसमें एक मोटा कागज था। उसने 2 अंगुलियां डालकर कागज बाहर निकाला। सफ़ेद कागज बिल्कुल साफ था, न कोई लकीर न डिज़ाइन। बस इसके वसत में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू साबनसी। वो सुनाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं सबांची जा रही हूं? खत पर तो एक रोज़ कब्ल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को एक दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को उसने खुद न बताया होता तो वो यही समझती कि ये इसकी हरकत है। ये खत सबांची यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उस पर लोकल कोरियर की मेहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो पानी का गिलास वही सलीब पर रखकर बक्के उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने लाक में चाबी घमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने आध खुले गेट को धकेलकर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी, उसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट में से, और एनवायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खदीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आवा, उसे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाश्त लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट अरम के साथ। कल दिलावर भाई की मोहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स कम हो गई हैं। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? उसने गाड़ी पर कहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चोरीदार पाजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन घटनों से जरा ऊपर था। हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ, चलो जल्दी, निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। अर्म को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया अर्म को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं।
ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا سے اس کی زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ ان کی سختی صرف سکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہیں۔ وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر زارا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن کیا کرتی تھی۔ اب بھی زور سے ہارن دیا تو چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی، کاسنی لمبی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، چہرے پر کاسنی سکارف لیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے پر آئی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، وہ چہکتی ہوئی کہہ کر بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر دونوں ہی خوش ہوا کرتی تھیں۔ کیسی ہو ارم، تم سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے تبھی، اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی میں سلیکشن ہو گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ آبا اجازت دیتے تب نا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تاڑتی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ آبا بھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں؟ گرمی میں سکارف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے، اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستینیں رکھتے نہیں۔ حیا کی بھی تو آدھی آستینیں ہیں، مگر آبا ذرا بھی سلمان چچا جیسے نہیں ہیں۔ ارم، تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں، اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یہی رونا روتی رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر پوری آستین کے بلاؤز کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگیں گی؟ وہ منا بسورے پھر سے شروع ہونے لگی تو حیا نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے، وہ دکھائیں؟ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم سیلز مین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھیں۔ پہنا دوں میم، بہت مؤدب اور شائستہ لہجے میں سیلز مین نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ پکڑتے وقت حیا کی انگلیاں لازمی اس کے ہاتھ سے مس ہوتیں۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے انداز پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا کہ پیسوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا ہے اور لڑکے نے سکہ یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتا۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ، لڑکے نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو لازمی پکڑے گی، اور یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹی تو زارا نے بے اختیار قہقہ لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دوں۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب ہی سے آواز آئی، تو اتنا بن سنور کے باہر مت نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رکھ گئی۔ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر اوپر زینے پر چڑھ گئیں۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے، زارا اس کو کہنی سے تھامے ہوئے وہاں سے لے آئی۔ تب ہی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے ہی آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں تاکہ کچھ کھا پی لیں۔
رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے۔